जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। और इस वीडियो में हम 4 अगस्त से 10 अगस्त तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ है इंडियाज़ कुकिंग कोल प्रोडक्शन एंड प्लान्स। तो देखिए, एक नॉर्मल कोल होता है और एक कोकिंग कोल होता है। तो जो कोकिंग कोल होता है उसमें जो ऐश का कंटेंट होता है वो लो होता है। इसके अलावा सल्फ़र का भी कंटेंट उसमें लो होता है। और वहीं जो नॉर्मल कोल होता है उसमें ऐश और सल्फ़र इन दोनों का कंटेंट जो है बहुत हाई होता है। और कोकिंग कोल का यूज़ किया जाता है मेटल्स को पिघलाने में, मेटल्स को गलाने के लिए। तो इंडिया का टारगेट है कि जो कोकिंग कोल प्रोडक्शन है वो 80 मिलियन टन्स हो जाए FY25 में। और पिछले साल इंडिया ने 66.55 मिलियन टन कोकिंग कोल जो है वो प्रोड्यूस किया था। और इंडिया का टारगेट है कि FY25 में 80 मिलियन टन्स लगभग जो है कोल है वो प्रोड्यूस करना है, ताकि जो हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट रहते हैं उस डिपेंडेंसी को कम किया सके। अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोकिंग कोल इंपोर्टर है। और इंडिया लगभग 58 मिलियन टन जो कोकिंग कोल है वो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, मोजाम्बिक और रशिया। इनसे जो है इंडिया कोल इंपोर्ट करता है। बात करें इंडिया के वॉशिंग कैपेसिटी की, तो इंडिया की जो वॉशिंग कैपेसिटी है, कोल को वॉश करने की जो कैपेसिटी है वो लगभग 23 मिलियन टन की कैपेसिटी है। और इंडिया के कोल वॉशिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए 2 नए कोल वॉशरीज जो हैं वो बनाए जाएंगे। और इसके बाद 4 और नए जो कोल वॉशरीज हैं वो खोले जाएंगे। अगली न्यूज़ है बिहार के IT पॉलिसी के बारे में। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा ये पॉलिसी अनाउंस किया गया था, ताकि जो स्टेट में जो यूथ हैं, जो यंग लोग हैं, उनके लिए जॉब्स का क्रिएशन किया जा सके। और इस पॉलिसी का मेन एम ये है कि ऐसे IT प्रोफेशनल्स जो कि बिहार से बाहर काम कर रहे हैं उनको बिहार में लाया जाए वापस, और उसकी वजह से जो बिहार की ग्रोथ है वो हो सके। तो इस पॉलिसी के थ्रू बिहार के IT सेक्टर को इम्प्रूव किया जाएगा। और इसके लिए बिहार की सरकार ने सब्सिडी अनाउंस किया है। और बिहार की सरकार के द्वारा कहा गया है कि ऐसी कंपनीज़ जो बिहार में 5 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में इन्वेस्ट करेगी, उनको जो बिहार की सरकार है वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। और 5 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में बिहार जो है 30% की सब्सिडी देगी। और इस पॉलिसी के तहत बिहार की सरकार के द्वारा 30% की सब्सिडी जो है दिया जाएगा इन कंपनीज़ को। ऐसी कंपनीज़ जो बिहार में 5 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट करेंगी। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बिहार में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी ग्रोथ की जा सके। और ऐसी कंपनीज़ जो बिहार में 40 करोड़ तक इन्वेस्ट करेंगी उनको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, यानी कि उनके अमाउंट का जो 50% होगा कॉस्ट, उस कॉस्ट का 10% इंटरेस्ट रेट जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये इंटरेस्ट रेट इनको 5 साल तक के लिए दिया जाएगा। और इस पॉलिसी के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा कहा गया है कि 25% जो बिजली बिल है वो कम कर दिया जाएगा अगले 5 साल तक के लिए। यानी ऐसी कंपनी जो बिहार में पैसा लगाएंगी उनके बिल में 25% का कॉस्ट रिडक्शन किया जाएगा। इसके अलावा जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होंगे उनको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में 5,000 की सब्सिडी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अगली न्यूज़ है कैबिनेट अप्रूवल्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ बिहार गवर्नमेंट। तो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के कैबिनेट ने बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी को अप्रूव किया है। और इस पॉलिसी का मेन फोकस माइक्रो, स्मॉल और स्टार्टअप्स के लिए है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसी इंडस्ट्रीज़ आएंगी जो कि पिछले 1 साल से बिहार में काम कर रही हैं, ऑपरेशनल हैं और बिहार में रजिस्टर्ड हैं, और उनका जो ऑफिस है वो भी बिहार में होना चाहिए। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा पिछले 1 साल में जो GST रिटर्न है वो फाइल किया गया हो। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ ही इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल होंगी। इसके अलावा कुछ और पॉलिसीज़ लॉन्च की गई हैं, जैसे कि हेल्थ वेलफेयर के लिए और एंटी लीगल माइनिंग के लिए। तो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत 15 लाख की सहायता ऐसे बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा जिनको बीटा थैलेमीसिया मेजर है और उनकी उम्र जो है वो 12 साल से कम है। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है और वो बीटा थैलेसीमिया मेजर से सफ़र कर रहे हैं, तो सरकार उनको 15 लाख रुपए की सहायता प्रोवाइड करेगी। और इनका ट्रीटमेंट जो है वो तमिलनाडु वेल्लोर के जो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा। और इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए बिहार की सरकार ने विसिल ब्लोअर रिवॉर्ड जो है अनाउंस किया है। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि ऐसे ट्रैक्टर्स जो कि इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व हैं उनकी जो खबर देगा उसको 5,000 रुपये का रिवॉर्ड मिलेगा। और ऐसे ट्रक्स जो कि इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व हैं उनके लिए 10,000 रुपये का रिवॉर्ड रखा गया है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत अफोर्डेबल और बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। अगली न्यूज़ है ग्रीनफील्ड टाउनशिप डेवलपमेंट के बारे में। तो बिहार की सरकार के द्वारा 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ग्रीनफील्ड टाउन डेवलपमेंट अनाउंस किया गया है। और इसके अंतर्गत पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर भी आएगा। और ग्रीनफील्ड टाउनशिप डेवलपमेंट के अंतर्गत रोड्स, पार्क्स और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा। और स्टार्टिंग में ये डेवलपमेंट पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, मुंगेर, सारण, सहरसा और पूर्णिया में किया जाएगा। और शुरू में 1 या 2 प्रोजेक्ट्स हर सिटी में स्टार्ट किया जाएगा, इसके बाद धीरे धीरे एक्सपेंड किया जाएगा।
और इस डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी को फॉर्म किया गया है और इस कमेटी के चेयरमैन हैं डेवलपमेंट कमिश्नर। और इस कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। और इस कमेटी के मेंबर्स में प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट के लोग इस कमेटी के मेंबर होंगे। अगली न्यूज़ है सुनीता देवी जी के बारे में। सुनीता देवी जो हैं ये ईस्ट चंपारण के महुआ पंचायत से बिलोंग करती हैं और इनको 15 अगस्त के ध्वजारोहण में नई दिल्ली जो है बुलाया गया है। और सुनीता देवी 2021 के पंचायत इलेक्शन में इनको ग्राम प्रधान चुना गया था और ये उन 9 महिलाओं में शामिल हैं जिनको बिहार से दिल्ली बुलाया गया है इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के लिए। बात करें इनके अचीवमेंट के बारे में तो इनके द्वारा इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे अशोका चक्र एम्बलम का जो एक गेट है वो बनवाया गया था। इसके अलावा इनके द्वारा जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उसको डेवलप किया गया है और मनरेगा स्कीम की सहायता से कटेंगुआ हाई स्कूल के चारों तरफ जो वॉल्स हैं वो बनवाई गई है। बात करें किसको किसको बुलाया गया है तो रेखा देवी बक्सर से, आकांक्षा बसु खगड़िया से, सिमरन राज जहानाबाद, श्वेता सिंह रोहतास, बेबी देवी समस्तीपुर, भारती कुमारी, रूबी शोएब और गुंजन देवी को बुलाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है फूड प्रोसेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन बिहार। तो अब बिहार जो है वो फूड के प्रोसेसिंग पे भी फोकस कर रहा है और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और डेयरी जैसे एरियाज़ को भी कवर कर रहा है। और बिहार स्टेट जो है वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को प्रोसेस करेगा जैसे मेज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, मिल्क, हनी, स्पाइसेस और बेकरी के आइटम्स। और इसके लिए एक ई रेडिएशन सेंटर बिहटा में खोला जाएगा और यहाँ से यूएसए और यूरोप में जो प्रोसेस्ड फूड हैं उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इस ई रेडिएशन सेंटर में जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ किया जाएगा क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए। इसके अलावा सिकंदरपुर बिहटा में एक 2 एकड़ का एक्सपोर्ट पैक हाउस बनाया जाएगा और यहाँ से जो लीची और मैंगो का एक्सपोर्ट है उसको एक बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा कुछ लोकल प्रोसेसिंग यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा और जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो मुजफ्फरपुर लीची के लिए, मिथिला फॉक्स नट्स, भागलपुर मैंगोज़, गया पान, सिलाव खाजा और चंपारण के राइस के लिए जो है प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। और बिहार फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024 का जो एम है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट बिहार में अट्रैक्ट किया जाए और जो बिहार का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको इन्हेंस किया जा सके। इसके अलावा एक 140 करोड़ का जो मेगा फूड पार्क है वो मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा और इसके अंतर्गत लगभग 60 यूनिट बनाए जाएंगे और इसके लिए सरकार 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। और इस मेगा फूड पार्क में जो है वेयर हाउसेज होंगे, कोल्ड स्टोरेज, फ्रोजन स्टोरेज और बनाना का एक राइपनिंग चैम्बर भी ओपन किया जाएगा। अगली न्यूज़ है बांग्लादेश में चल रहे पॉलिटिकल अनरेस्ट के बारे में। तो बांग्लादेश की न्यूज़ तो आप सब लोग को पता है। बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। और इंडिया के कौन कौन से स्टेट बांग्लादेश से बॉर्डर करते हैं तो वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये जो हैं ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं। और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया का। बात करें बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कुछ हुए एग्रीमेंट और ट्रीटीज़ के बारे में तो 1972 में इंदिरा मुजीब जो है पैक्ट साइन किया गया था और जिसके तहत बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करते हुए कुछ इनक्लेव्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज किए गए थे। इसके बाद 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है साइन किया गया था और ये एग्रीमेंट साइन किया गया था ताकि बांग्लादेश और इंडिया के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको और इंक्रीज़ किया जा सके। इसके अलावा प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड ये जो है पीरियडिकली इसको रिन्यू किया जाता है और इसके अंतर्गत वाटरवेज के थ्रू इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है वो होता है। उसके बाद है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट और इस एग्रीमेंट के तहत जो व्हीकल्स का क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है वो सीमलेसली जो है प्रमोट किया गया। बात करें इंडिया और बांग्लादेश के ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स के बारे में तो रोड, रेल और वाटरवेज के थ्रू बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक मैत्री सेतु है और जो मैत्री सेतु है ये ब्रिज इंडिया को बांग्लादेश से कनेक्ट करता है और ये ब्रिज जो है वो इंडिया के त्रिपुरा में है। इसके अलावा अगरतला अखौरा रेल लिंक भी है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी को इन्हेंस करता है। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फेनी रिवर एग्रीमेंट जो है वो किया गया था जिससे जो बॉर्डर मैनेजमेंट और जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में गैंगेज वाटर ट्रीटी हुई थी 1996 में। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता रिवर को लेके भी जो एग्रीमेंट्स हैं वो हुए हैं। और बांग्लादेश और इंडिया सार्क और बिम्स्टेक इन दोनों के मेंबर्स हैं। अगली न्यूज़ है बिम्स्टेक के बिजनेस समिट के बारे में। तो रिसेंटली जो बिम्स्टेक का पहला बिजनेस समिट है वो इंडिया ने होस्ट किया और इंडिया में ही इसको कंडक्ट किया गया। और ये समिट जो है वो 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में नई दिल्ली में कंडक्ट किया गया। और इस समिट को ऑर्गेनाइज़ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा।
और इस समिट का मेन एम था कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इन बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बीच में जो है इन्हेंस किया जा सके। और इस समिट का मेन फोकस था ट्रेड को फैसिलिटेट करना, रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, एनर्जी सिक्योरिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और बिम्स्टेक को इस्टेब्लिश किया गया था 6 जून 1997 को। बात करेंगे मेंबर्स की तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड ये जो हैं बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। अगली न्यूज़ है डिजिटल शक्ति सेंटर के बारे में। तो रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इनॉग्रेट किया है डिजिटल शक्ति सेंटर, ताकि महिलाओं के खिलाफ जो साइबर क्राइम्स हैं उससे लड़ा जा सके। और ये इनॉग्रेशन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने किया है साइबर पीस फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके। और इसको ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी के द्वारा। और इसका जो मेन एम था वो ये था कि महिलाओं के खिलाफ जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनसे जो है लोगों को अवेयर किया जा सके। इसके अलावा जो कंप्लेंट्स रजिस्टर करवाते हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। और कहा गया कि प्रेजेंट टाइम में जो साइबर क्राइम्स के रेट हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, जैसे कि जो साइबर स्टॉकिंग है वो इंक्रीज़ हो गया है। इसके अलावा ऑनलाइन लोगों को सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। और डिजिटल शक्ति सेंटर्स में इन साइबर क्राइम के कंप्लेंट्स को एक्सपर्ट की गाइडेंस में सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। 2021 में 52,974 केसेस रजिस्टर किए गए थे। वहीं 2022 में 65,893 केसेस रजिस्टर किए गए हैं साइबर क्राइम्स को लेकर के। और 2023 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने महिलाओं के अगेंस्ट जो साइबर क्राइम्स हैं वो लगभग 608 कंप्लेंट्स जो हैं इनके द्वारा रजिस्टर किया गया था, जो कि टोटल कंप्लेंट का 2.2% है। और 1 अगस्त 2024 तक लगभग 386 कंप्लेन रजिस्टर किया जा चुका है, और ये टोटल कंप्लेन का 2.5% है। अगली न्यूज़ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग के बारे में। तो रिसेंटली आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने अनाउंस किया है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो रेपो रेट है, रेपो रेट को चेंज नहीं किया जाएगा और वो सेम रहेगा 6.5%। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ये 3rd बाई मंथली पॉलिसी मीटिंग थी, जो कि 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में कंडक्ट किया गया। और आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट है उसको एज इट इज़ रखा गया 6.50% पे। और इन्फ्लेशन को लेके जो टारगेट है आरबीआई का वो ये है कि 4% से कम ही इन्फ्लेशन रहे। और इंडिया की जीडीपी को लेकर आरबीआई ने कहा कि FY25 में 7.2% हो सकती है इंडिया की जीडीपी, और प्रीवियस एस्टिमेट आरबीआई का था 7%। अब जो एस्टिमेट दिया गया है वो 7.2% दिया गया है। वहीं इन्फ्लेशन के लिए कहा गया कि FY25 में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4.5% रहने वाला है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी को आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो के लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। अगली न्यूज़ है तरंग शक्ति एक्सरसाइज के बारे में। तो रिसेंटली इंडिया का जो पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति है वो 2 फेजेज़ में कंडक्ट किया जाएगा। पहला फेज़ 6 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में होगा और ये सुलट तमिलनाडु में कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा जो है वो 29 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में कंडक्ट किया जाएगा जोधपुर राजस्थान में। बात करें कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, यूएई, यूके, यूएसए और सिंगापुर। और इस एक्सरसाइज में लगभग 18 कंट्रीज़ जो हैं एज ऑब्जर्वर यहाँ पे अटेंड करेंगी। और इस एक्सरसाइज का मेन एम है कि इन कंट्रीज़ के बीच में जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है इनके मिलिट्रीज़ के बीच में उसको इन्हेंस किया जाए। अगली न्यूज़ है माही बंसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। तो रिसेंटली एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इनके द्वारा एक ज्वाइंट वेंचर लॉन्च किया गया है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड। और इसके अंतर्गत 2800 मेगावाट कैपेसिटी के माही बंसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है बिडिंग को इनवाइट किया गया है। मार्च 2024 में एनटीपीसी ने जो है एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंतर्गत 2800 मेगावाट का माही बंसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान में जो है लगाया जाएगा। और 1400 मेगावाट का एक पावर प्लांट जो है वो चुटका मध्य प्रदेश में ओपन किया जाएगा। तो एक पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 2800 मेगावाट होगी वो राजस्थान के बंसवाड़ा में लगाया जाएगा और मध्य प्रदेश में 1400 मेगावाट कैपेसिटी का पावर प्लांट लगाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बारे में। तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला जिनकी उम्र 39 ईयर्स है और इनको सेलेक्ट किया गया है एक्सियोम 4 मिशन के लिए। और ये मिशन इसरो और नासा का एक ज्वाइंट मिशन है और ये मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए है। और जो एस्ट्रोनॉट हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे और वहाँ लगभग 14 दिन बिताएंगे। और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर जिनकी उम्र 48 ईयर्स है, इनको एज ए बैकअप एस्ट्रोनॉट जो है इस मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया है।
अगर किसी वजह से शुक्ला नहीं जा पाते हैं तो प्रशांत बालकृष्ण नायर को जो है इनकी जगह भेजा जाएगा। तो शुभांशु शुक्ला जो हैं वो 5वें इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। इसके अलावा सेकंड इंडियन नेशनल बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। बात करें एक्सियोम 4 मिशन के बारे में, तो ये मिशन जो है ये एक्सियोम स्पेस कंपनी का चौथा मिशन है, इसीलिए इसका नाम एक्सियोम 4 मिशन है। और ये इसरो और नासा का ज्वाइंट मिशन है और इसके लिए स्पेस एक्स रॉकेट का यूज़ किया जाएगा। और शुभांशु शुक्ला के अलावा कुछ एस्ट्रोनॉट जो हैं वो पोलैंड के हैं, हंगरी के हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। तो इस मिशन के अंतर्गत ये लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लगभग 14 दिन जो हैं वो बिताएंगे। अगली न्यूज़ है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट के बारे में। तो इस लिस्ट में वर्ल्ड की टॉप 500 जो कंपनीज़ हैं उनको इंक्लूड किया जाता है और इस लिस्ट में 86 रैंक जो है हासिल किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। पहला रैंक वॉलमार्ट, दूसरा रैंक जो है अमेज़ॉन का है, तीसरा स्टेट ग्रिड, चौथा सऊदी की अरामको है, पांचवा सिनोपेक ग्रुप है, छठा चाइना की नेशनल पेट्रोलियम और सातवां है एप्पल। बात करें इंडियन कंपनीज़ की तो 95th रैंक मिली है LIC को, 116th रैंक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की और SBI की 178 रैंक है, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की 180 रैंक है और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की 258 रैंक है। टाटा मोटर्स की 271 है और HDFC बैंक की 306 रैंक है। नेक्स्ट न्यूज़ है क्रिमिनल जस्टिस ऐप्स के बारे में। तो रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा जो है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सम्मन ऐप जो है चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है और चंडीगढ़ ऐसा पहला स्टेट बन जाता है जिसके द्वारा 100% जो ये नए लॉज हैं वो 2 महीने के अंदर ही जो है वो लागू कर दिए गए हैं। तो इस इवेंट में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सम्मन ऐप लॉन्च किया गया। और आपको पता होगा कि IPC को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है और जो CRPC था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसको चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल कालीबन साई अशोक ये जो है पेरिस के ओलंपिक्स में इंडिया के यंगेस्ट ओलंपिक बॉक्सिंग रेफरी जो हैं वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट है अडानी ग्रुप की एक कंपनी है अंबुजा सीमेंट और इसके द्वारा 3 अगस्त 2024 को अनाउंस किया गया कि ये कंपनी जो है 1600 करोड़ रुपए बिहार में इन्वेस्ट करेगी और इसके बाद एक सीमेंट की जो ग्राइंडिंग यूनिट है वो बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा। नेक्स्ट है दलजीत सिंह चौधरी जो कि SSB के DG हैं, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है BSF का, अब ये BSF के भी DG होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि विरासत एग्जीबिशन इसको 3 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में हैंडलूम हाट जनपद में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है NHDC के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर में आता है और इस साल जो हैंडलूम डे है वो 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मनु भाकर जो कि एक इंडियन शूटर हैं और इनको जो है अभी तक 2 डबल ब्रॉन्ज जो है वो मिला है पेरिस ओलंपिक्स में और मनु भाकर जो हैं ये फ्लैग बियरर होंगी पेरिस ओलंपिक्स के क्लोजिंग सेरेमनी में। अगली न्यूज़ है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फीजी ये ऑनर फीजी ने प्रोवाइड किया है। तो द्रौपदी मुर्मू जी को ऑर्डर ऑफ फीजी का जो ऑनर है वो फीजी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी के द्वारा उपस्थिति यानी अटेंडेंस पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि जो वहाँ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो है ऑनलाइन अटेंडेंस लिया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया है EDHCR पोर्टल और इस पोर्टल के अंतर्गत दिल्ली हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स होंगे उनकी रिपोर्टिंग की जाएगी। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है सांखी पोर्टल और इसके तहत डाटा मैनेजमेंट और शेयरिंग को इन्हेंस किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ये 22वें डायरेक्टर जनरल बने हैं आसाम राइफल्स के। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल जेवलिन डे के बारे में। तो 7 अगस्त 2021 को जब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था तो उसी दिन से जो है अनाउंस किया गया था कि हर 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे जो है इंडिया में सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हिरोशिमा डे के बारे में। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इसी दिन हिरोशिमा में जो एटॉमिक बम है वो गिराया गया था। तो ये जो है एटॉमिक बॉम्बिंग की 79th एनिवर्सरी है। अगली न्यूज़ है रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने अनाउंस किया है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि कवच और ये जो है मुंबई दिल्ली और दिल्ली कोलकाता रेल रूट्स पे जो है ये ऑपरेशनल होगा और मार्च 2025 से इसको ऑपरेशनल किया जाएगा और ये कवच वर्जन 4.0 है और इसको अप्रूव किया गया है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
बात करें इसके कैपेबिलिटीज़ के बारे में, तो इसको डिज़ाइन किया गया है कि जो कम्युनिकेशन चैलेंजेस हैं ये इनको एड्रेस कर सकता है, यानी कि हिली, फॉरेस्टेड, कोस्टल और डेजर्ट एरिया में जो चैलेंजेस आते हैं रेलवे में, उनको एड्रेस करने के लिए जो है कवच वर्जन 4.0 लॉन्च किया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।